नमस्कार, इंग्लिश विद रवि कुमार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है और बेसिकली सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम 3 क्वेश्चन वर्ड उठाते हैं, जिसका पहले का नाम है व्हाट। ठीक है, व्हाट से अगर हम क्वेश्चन करते हैं और हमें आंसर मिलता है तो वो सब्जेक्ट होता है। दूसरा होता है हु से अगर हम क्वेश्चन करते हैं और आंसर मिलता है तो वो होता है सब्जेक्ट। तो हम आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रखा क्यों गया, फिर पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में, फिर पहचानेंगे किन किन वर्ब्स को पढ़ा जाता है इन सेंटेंस में इस टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर जानेंगे वर्ब क्या होता है। ठीक है, किन वर्ब्स को रखा जाता है और फिर उनका अग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, इसी टॉपिक को आज हम लेकर डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के इस टॉपिक पे। तो चलिए आज का टॉपिक देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का अग्रीमेंट ही होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था। और अगर मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब प्लूरल आना चाहिए मेरे पास, आने वाला वर्ब प्लूरल होना चाहिए था। ठीक है, प्लूरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, दैट मीन्स एस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, एस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का अग्रीमेंट ही है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का अग्रीमेंट ही है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम यहां पर बच्चों को नहीं होती। बच्चों को प्रॉब्लम यहां होती है कि सब्जेक्ट सर एक सेंटेंस में होता क्या और इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो बेसिक सा 2 आपको पॉइंट मिल चुका है कि अगर हु से या व्हाट से क्वेश्चन करें तो हमें क्या मिल जाता है, सब्जेक्ट मिल जाता है। अगर हु व्हाट से क्वेश्चन करें सब्जेक्ट मिल जाता, और उसी सब्जेक्ट के अनुसार जिस वर्ब को रखा जाता है उसे ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि सचिन को पूछ दिया गया व्हाट इज क्रिकेट, क्रिकेट क्या है। तो सचिन ने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिया कि सही बॉल पर सही शॉट का सिलेक्शन ही क्या है, क्रिकेट है। और यहाँ सही सब्जेक्ट के अनुसार सही वर्ब का सिलेक्शन ही क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि सर सब्जेक्ट क्या होता है। बेसिकली जब हम सब्जेक्ट को देखना चाहें तो मेरे पास कुछ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया पहले देख लेंगे सब्जेक्ट किन किन पोजीशंस में हो सकता है। अगर किसी वर्ब के पहले है, अगर किसी वर्ब के पहले किसी को रखा जाता है तो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन रखा जाता है तो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। 2 कंडीशन, अगर वर्ब के पहले किसी नाउन को रखा गया तो सब्जेक्ट, अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले किसी नाउन को रखा गया तो सब्जेक्ट। सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे, किसी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन उसका सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने की क्षमता सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के पास होती है और किसी के पास नहीं। अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट बनना चाह रहा है तो उसे नाउन बनना ही पड़ेगा। अगर कोई शब्द ऑब्जेक्ट बनना चाह रहा है
तो उसे नाउन बनना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि वो नाउन बन सके। तो बहुत सारे तरीके हैं इसे फाइंड आउट करने के। बेसिकली हम जब जानते हैं सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट इतना इजी नहीं होता किसी सेंटेंस में फाइंड आउट करना जितना हम समझते हैं, क्योंकि अगर इसके बेसिक से रूल्स को हम अगर नहीं जान पाए तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जामिनेशन में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट्स देखते हैं, सब्जेक्ट का क्राइटेरिया देखते हैं कहाँ कहाँ सब्जेक्ट आ सकता है, तो पहले हम ये भी जान लें सब्जेक्ट होता क्या है। तो जब किसी सेंटेंस में हम किसी की चर्चा करते हैं, दैट वी टॉक अबाउट, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं दैट वी टॉक अबाउट, दैट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। दूसरी बात, जिसके बारे में हम चर्चा करें वो सब्जेक्ट हो सकता है, या सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है, दैट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस में कार्य करने वाला, डूअर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कार्य करने वाला जो भी कार्य कर रहा है, जैसे कि दूसरा डेफिनेशन इसका दे सकते हैं, डूअर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का डेफिनेशन मिल गया। और यहां पर हम बता सकते हैं कि अगर हमें व्हाट या हु से आंसर मिल जाए, ध्यान से समझेंगे, व्हाट या हु से आंसर मिले तो वो सब्जेक्ट होगा। अगर व्हाट और हु से आंसर ना मिले तो वो सब्जेक्ट नहीं, कुछ और हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन हो सकता है, व्हाट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? अगर हम व्हाट और हुम से आंसर ले पाते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। 2-3 एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपके साथ इस सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसा होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल नंबर 1, राम प्लेज क्रिकेट। दूसरा रमेश इज एन इंजीनियर। देखिए, तो ध्यान से समझेंगे दोनों सेंटेंस को। पहले सेंटेंस में काम करने का काम किया जा रहा है और काम करने वाला कोई और नहीं है, राम है। दैट मीन्स पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम, क्योंकि ये इस वर्ब को अप्लाई कर रहा है। राम वर्ब के साथ खेल रहा है, मतलब राम वर्ब को अप्लाई कर रहा है अपने काम में, तो राम सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि इस काम को करने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। दूसरा, रमेश इज एन इंजीनियर। तो रमेश इज एन इंजीनियर में रमेश क्या होगा? रमेश अपने पोजीशन को बता रहा है, ठीक है, कि वो एक इंजीनियर है, किसी स्टेट को बता रहा है। तो अगर कोई स्टेट को, यानी जिसके बारे में हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली देखा जाए तो रमेश के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि रमेश क्या है, एक इंजीनियर है। दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट, और जो सेंटेंस का करने वाला हो वो सब्जेक्ट। तो ये रमेश भी यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें काफी परेशान करते हैं। एज एग्जाम्पल यू हैव, मैं अपने बारे में लिखता हूं, मिस्टर रवि कुमार अ टीचर मिस्टर रवि कुमार अ टीचर टीचेज इंग्लिश। तो मिस्टर रवि कुमार अ टीचर टीचर्स इंग्लिश। सर यहां पर अकॉर्डिंग टू मी सब्जेक्ट ये हुआ या ये हुआ, तो आप डाउट में जाएंगे सर कि सब्जेक्ट तो दोनों हो सकता है, और टीचर भी और रवि कुमार भी। लेकिन यहां पर रवि कुमार सब्जेक्ट है, टीचर सब्जेक्ट नहीं है। भाई सर अगर रवि कुमार सब्जेक्ट है तो टीचर क्या है? तो जरा हम टीचर को गौर से देखें, तो क्या ये वही टीचर है जो रवि कुमार है?
जी सर, हाँ वही टीचर है जो रवि कुमार है। तो इसका मतलब हम कुछ न कुछ रवि कुमार के बारे में अलग से बताया जा रहा है यहाँ पर कि रवि कुमार ही कौन है, एक टीचर है। तो इसे एक अलग से नाम से जानते हैं जिसे एट्रीब्यूट बोला जाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट बोला जाता है, जिसे एक और नाम से जान सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट बोलेंगे या एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया जाएगा। तो आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा कि सर यहाँ पर सब्जेक्ट कितना कंफ्यूज कर सकता है आपको। देख सकते हैं आप, रवि कुमार के साथ एक एट्रीब्यूट आया, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है, ये रवि कुमार का एक अलग से इंफॉर्मेशन दिया गया, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं, इसे एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलेंगे, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट किन किन प्रकार से, किस प्रकार से आपके सामने आ सकता है, आइए इन सब को देखेंगे। लेकिन इसे करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जरूर कॉपी, जो भी हो आपके हाथ में बगल में, कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठे, ताकि आप चीजों को नोट कर पाए। क्योंकि सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं, आपको चीजें नोट करनी होंगी, आपको चीजें सीखनी होंगी। और मैं इसी सीक्वेंस के साथ एक एक करके चलूंगा, प्रैक्टिस करूंगा चीजों का, एक एक करके हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस करूंगा। तो आपके पास समय है, आप इसे नोट। चलिए कुछ सेंटेंसेस के साथ हम जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को एक सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सब्जेक्ट को जानने से पहले हम जान जाएं थोड़ा सा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सिंपल सा रूल है, एक को जान जाइए, दूसरे को ऑटोमेटिक जान जाइएगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी वर्ब का निर्णय नहीं करता, डिसाइड करने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो आइए कुछ सब्जेक्ट को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे जानने से पहले आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे, इन सेंटेंसेस को देखेंगे जो आपके सामने हैं, और सेंटेंसेस को देखकर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है। ठीक है, आप पॉज करें और चालू करें। ठीक है, लेकिन मैं अब डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो में हूं, तो आप पॉज करके समझ सकते हैं चीजों को। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले मेरे पास आया द डेवलपमेंट। ठीक है, द डेवलपमेंट एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, इट कैन बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, इस क्राइटेरिया को समझ लें। अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। वर्ब के पहले आ रहा है तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन के अगर बाद कुछ आ जाए तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। पहली बात, अगर कोई वर्ब के बाद आता है, ठीक है, अगर कोई वर्ब के बाद आता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। वर्ब के बाद आने वाला जो चीजें होती है वो ऑब्जेक्ट की होती है। तो इसके साथ ही हम पहला देख पाए कि द मेरा आर्टिकल हो गया, और द आर्टिकल होने के बाद मेरे पास आया डेवलपमेंट। इट में भी कि ये सब्जेक्ट हो जाए, इट में भी ये सब्जेक्ट हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, अभी मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आ गया ह्यूमन रिसोर्स, बन गया ये इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि इस हैज हैव का डिसीजन ये नहीं ले पाएगा। आगे इन हो गया आपका प्रीपोजिशन, और इन प्रीपोजिशन हो गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। मोस्ट हो गया उसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, ऑफ के बाद आ गया द ग्रोइंग इकोनॉमिक्स। ग्रोइंग बेसिकली एडजेक्टिव है, ठीक है, वर्ब से बना है। और इकोनॉमिक्स, देखिए ऑफ आया है वहां पर, तो ये ग्रोइंग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया डिस्कशन से बाहर, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी वर्ब का डिसीजन नहीं ले सकता। फिर आपके पास आया ऑफ, ठीक है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद फिर आ गया द वर्ड। अब ये द वर्ड को देखने की कोशिश करें तो ये प्रीपोजिशन का बन गया ऑब्जेक्ट, यानी ये भी वर्ब का डिसीजन नहीं कर सकता।
तो आप जान सकते हैं इजिली कि द डेवलपमेंट सिंगुलर है, मेरे पास सब्जेक्ट बनकर आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग मुझे हैज लगाना पड़ेगा, मैं हैव नहीं लगा सकता, पहला। दूसरा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ग्रामर में हर वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी नहीं होता, क्राइटेरिया समझ लीजिए, ऑटोमेटिक आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ब कैसे काम कर रहा है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम कर रहा है। इसको जानने के लिए सिर्फ क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए हॉरेंडसली आपके पास है, आप नहीं जानते इसका मतलब क्या होता है, लेकिन ly लगा हुआ है, मुझे पता है कि ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब। डिजेक्टेड वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है, विथर्ड होगा, ये विथर्ड होगा या एडजेक्टिव होगा, बेसिकली ये एडजेक्टिव है, ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में आगे, ये एडजेक्टिव है। लेकिन मान लीजिए वर्ब भी होता तो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि यहां पर हैज होगा क्या हैव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव नहीं डिसाइड करेगा, डिसाइड करने का काम या तो नाउन का है या तो प्रोनाउन का है। फिर मिला सर मेरे पास ये ओवर, साहब जब मेरे पास ओवर आया तो ओवर के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हैज हैव को डिसाइड नहीं करेगा। फिर आया ऑफ, फिर आया द इनकम्बेंट्स, ठीक है, ये ऑफ के कारण ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। फिर द वेल विशर आया, ठीक है, द वेल विशर इट में भी सब्जेक्ट हो सकता है कि किसी प्रीपोजिशन के बाद नहीं आया है। फिर आया ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसके कारण ये बन गया उसका ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा लॉजिक नजर आया कि द वेल विशर मिल रहा है मुझे, यहां भी आने वाला वर्ब सिंगुलर ही होना चाहिए। चलिए तीसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ओनली या तो एडजेक्टिव होगा साहब या तो एडवर्ब होगा। ओनली या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब, बट बाय आ गया आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, एंड दो सेम काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है एंड। तो यहां बाई ये ऑब्जेक्ट आया और इसी को बोल रहा है मेटिकुलस, ठीक है, मेटिकुलस, ध्यान से समझे। एंड यहां पर ऑब्जेक्ट को जोड़ा है तो यहां पर क्या होगा, यहां भी तो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एंड दो सेम काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तो साहब मेरा सब्जेक्ट तो मिला ही नहीं, आगे देखते हैं मैं भी मिल जाए। इन प्रीपोजिशन मोस्ट केसेस हो गया इसका ऑब्जेक्ट, आगे देख ले समझ में ऑटोमेटिक आएगा। मोस्ट केसेस, ये देयर एफर्ट्स का ना सब्जेक्ट बन रहा है ना ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये डाउट में है, ठीक है, इसे देख लेते हैं अभी तुरंत। यील्डेड विथर्ड है, ठीक है, द डिजायर्ड विथर्ड है तो इसके बाद आउटकम, द डिजायर्ड आउटकम जो हुआ इसका ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। द डिजायर्ड आउटकम इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो सर सब ऑब्जेक्ट बन रहा है, मेरे पास सिर्फ बच गया देयर एफर्ट्स, और यही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले ही आए, कुछ कंडीशंस में दो वर्ब के बीच आने वाला नाउन भी सब्जेक्ट होता है। तो दो वर्ब के बीच आने वाला, तो एक विथर्ड मिला साहब, ये है सब के लिए एक विथर्ड लगाया गया इल्डेड, ठीक है, बीच में देयर एफर्ट्स आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन प्रीपोजिशन मिला, प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट ऑफ 15 मेंबर्स इसका ऑब्जेक्ट, रेयरली हो गया एडवर्ब 1, इट में भी ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये सब्जेक्ट हो सकता है। इफ एट हो गया प्रीपोजिशन आपका, और ये ऑल बन गया इसका, ऑल एनी इसका बन गया ऑब्जेक्ट। ऑफ हो गया प्रीपोजिशन द मेंबर्स, यहां पर हो गया गेट गेट्स। अब यहां पर समझ में आया सर कि मेरे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट निकल कर आ पा रहा है जिसका नाम है 1, ठीक है, क्योंकि देखिए प्रीपोजिशन के बाद जितना भी केसेस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्यों आएगा बता देते हैं, अभी आप बोलते हैं वैसा, ठीक है। तो 1 के अकॉर्डिंग मुझे देना पड़ेगा गेट्स, 1 के अकॉर्डिंग यहां पर होना चाहिए गेट्स, यहां पर होना चाहिए हैज,
और यहाँ पर होना चाहिए आपका देयर एफर्ट्स के अनुसार आपका होना चाहिए हैव। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपके सामने डिस्कस की। ये कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, कौन सा वर्ब हो सकता है, सब्जेक्ट कहाँ आ सकता है, वर्ब कहाँ आ सकता है, कौन से पोजीशन पे सब्जेक्ट आ सकता है। इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे विदाई चाहूंगा। कल मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा जिसमें मैं जानूंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप का होता है, इसे किस किस प्रकार स्टडी करते हैं, किस किस प्रकार डील किया जाता है, कब ऑक्सिलरी वर्ब का कंडीशन क्या क्या होता है, कब आई के साथ वॉज आता है, कब आई के साथ वर आता है, कब वुड प्लस V1 का यूज करते हैं, कौन सा कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए विदा चाहता हूँ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।